नमस्कार, आप सुन रहे हैं 7 रंग न्यूज़ अपडेट। आज की सबसे बड़ी खबर है कि आखिरकार संसद में महिला आरक्षण बिल पास हो गया और नए संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने जो पहला सियासी दांव खेला उसमें वह पूरी तरह पास हो गए। ओवैसी की पार्टी AIMIM के 2 सांसदों के अलावा सभी 454 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट दिया। जाहिर है कि यह एक ऐसा बिल है जिसे लेकर तो आई कांग्रेस, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी इसे पास नहीं कराया जा सका था। अब 2024 चुनाव के कुछ महीने पहले यह बिल पास करवाकर मोटे तौर पर पूरे देश में महिलाओं को अपने पक्ष में खड़ा करने की कोशिश की है। बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने इसकी कमियों को तो बेशक सामने लाने की कोशिश की, मोदी की मंशा पर भी सवाल उठाए और कहा कि बगैर OBC आरक्षण के यह बिल अधूरा है। राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेताओं ने मांग की कि इस बिल को तत्काल लागू किया जाए, न कि विधायी दांवपेच में फंसाकर इसे और लंबा खींचा जाए और इसे पास करवाने के नाम पर चुनावी फ़ायदा उठाया जाए। हालांकि तमाम जानकारों का मानना है कि अभी तक ना तो जनगणना हुई है और ना ही इस कानून को लागू करने की प्रक्रिया अगले 5 साल तक पूरी हो सकती है। संख्या बल के दम पर मोदी सरकार ने इसे पास तो करवा लिया, लेकिन इसे अपने तरीके से पेश करके कई सारे प्रावधानों को शामिल नहीं किया। आज के कुछ अहम भाषणों में सोनिया गांधी और तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा के भाषणों के कुछ हिस्से सुनिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। धुएं से भरी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है, लेकिन आखिरकार उसने मंजिल को छू लिया है। उसने जन्म दिया, उसने परिवार चलाया, उसने पुरुषों के बीच तेज दौड़ लगाई और असीम धीरज के साथ अक्सर खुद को हारते हुए लेकिन आखिरी बाजी में जीतते हुए देखा। सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अरुणा असफ अली, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर और उनके साथ तमाम लाखों महिलाएं से लेकर आज की तारीख तक स्त्री ने कठिन समय में हर बार महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर और मौलाना आज़ाद के सपनों को ज़मीन पर उतार कर दिखाया है। इंदिरा गांधी जी का व्यक्तित्व इस सिलसिले में एक बहुत ही रोशन और जिंदा मिसाल है। अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक
आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतज़ार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की ज़रूरत है वह उठाने ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्त्रियों के योगदान की स्वीकार करने और उसके प्रति आभार व्यक्त करना का यह सबसे उचित समय। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूँ कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ऐसा करना न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि संभव भी है। धन्यवाद। As we started our innings yesterday, our new innings in this newly constructed temple of democracy, our Honorable Prime Minister grandly proclaimed that it seemed he was ordained to perform many important tasks for this country, including this one. And then with much fanfare, this government introduced this bill, claiming credit as usual for a groundbreaking move. But wait, what does this bill really say? Article 334 of the bill says, the reservation shall come into effect only after delimitation has been undertaken. Delimitation will only be undertaken after the relevant figures for the next census have been published. The rotation of seats for women shall take effect after each subsequent exercise of delimitation. So what does this mean? In true BJP's Goebbelsian doublespeak style, it means we don't know if and actually when we will actually have 33% of women sitting in the Lok Sabha. Because number one, the date of the next census is entirely indeterminate. Because of this, number two, the date of the next delimitation exercise is therefore doubly indeterminate. It is also controversial, as my esteemed colleague Kanimoji from the DMK spoke. She said, according to the data, we will have an increase of 0% in the number of seats for Kerala, 26% for Tamil Nadu, but a whopping 79% increase for both Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. So women's reservation is dependent on two totally indeterminate dates. Can there be a greater jumla? Forget 2024. This may not even be possible in 2029. We are being asked time and again, do we support the women's reservation bill? Trinamool Congress is bill ko support karega ya nahi? BJP's liaison members are reaching out to us, calling us, asking us to support this bill wholeheartedly. No ifs, no buts, pura support, please kijiye. To them we say very clearly, we not only support a women's reservation bill, but in truth it is Mamata Banerjee, India's only female chief minister today, who is the mother of this bill,
who has given birth to the original idea where she has unconditionally sent 37% of women MPs to this parliament on her ticket. What you have brought here, what this government has brought here today, is not a women's reservation bill. It is a women's reservation rescheduling bill and should be renamed as such. Its agenda is delay. Its agenda is not reservation. The endless dithering over when there will be the next census, when there will be the next delimitation, will only ensure that the urgent need of reservation for women in elections to the parliament and to state legislatures will be indefinitely delayed yet again. Alas, this is not the historic bill that it is being touted as. It is a sham. And for the women and the men and the girls and the boys who will be the future women and men of India, we had better recognize this because it is staring at us in the face. And I also hope that a sufficient number of amongst us, the current members of parliament, also recognize this bill for what it is, which is a sham. The question of women's reservation requires action, not the placebo of legislatively mandated procrastination. To the government and the ruling party, I say this: give us this day our equal rights. We hold up half the sky. Give us at least a third of our earth. Mamata Banerjee and the Trinamool Congress have already walked the talk. We don't need to go on record to show this country that we support this bill. We have already sent more MPs than what this bill even envisions. It is you, this government, this ruling dispensation that needs to go on record. You need to support us, not the other way around. You need to send more than 33% MPs to this parliament. When this government wanted to protect cows, and I support the move, make no mistake, you did not wait to count the number of cows. You did not wait to see whether the cow was a Jersey or a Gir or a Sahiwal. You just went and built the cow shelters. Are we women any less that we have to wait while you count numbers and you draw lines? We don't need any more vandans. We don't need any more vandanas. Thank you very much. What we need is direct action. Honorable Prime Minister, this is your moment to really show us all कि मोदी है तो मुमकिन है. Implement the reservation bill immediately based on today's voters list. Send 33% women to parliament. Send 33% women to parliament in 2024 from the BJP the way our party has done. Support us unreservedly. In conclusion, I can only echo the poet Rihanna Ruhi's words. दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, हमको अब इतना भी आसान ना समझा जाए. हम भी लोगों की तरह जीने का हक मांगते हैं, इसको बगावत का ऐलान ना समझा जाए. Thank you very much.